तो चलो गाइज आज हम डिकोड करते हैं कंपनी लॉ का पेपर जो कि इस साल 2024 में पूछा गया था। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेगा लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैड डिसाइडेड टू मूव अहेड टू प्रेफरेंशियल ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, यानी प्रेफरेंशियल ऑफर में प्रेफरेंशियल शेयर्स दिए जा रहे हैं। इन दिस कनेक्शन द मैनेजिंग डायरेक्टर वांट्स टू नो, क्या क्या जानना चाहते हैं। एक तो टाइम लिमिट क्या है जिसके बीच में ये पूरा हो जाना चाहिए, फिर व्हाट विल हैपन इफ अलॉटमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, अगर टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा। वैसे तो हमें पता ही है कि दोबारा ऐसा देना पड़ेगा, लेकिन हम प्रॉपर पढ़ेंगे हैं। इन अ सिचुएशन वेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, यानी कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, साथ में क्या है, कन्वर्टेबल भी है, with an option to apply and get equity shares, how will the price of the resultant share pursuant to the conversion be determined। तो हम सब वैसे तो जानते ही हैं कि कब होता है, जब हमें जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है वो इसकी वैल्यू निकाल के देता है। तो आइए इसका ठीक से प्रॉपर आंसर क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, रूल 13 ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर्स रूल 2014। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि किस रूल के अंदर ये दिया गया है। डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफर। ठीक है जी, तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिन में करना होता है जी, 12 मंथ्स। कब से, जब हम SR पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था गलती से कि अगर ये इसी समय में नहीं हो पाता तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक नया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब बता देते हैं, जब इसको अंदर ऑप्शन दिया जाता है इसको कन्वर्ट करके इक्विटी लेने का, तो फिर उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है या कब किया जाता है। तो कैसे होगा जी, या तो हम कर लेंगे जिस समय ऑफर कर रहे हैं अप फ्रंट। ठीक है जी, तभी कर लेंगे। कैसे करेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट से, जो हमें किससे लेनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। ये भी मैंने आपको गलती से पहले ही बता दिया था। ठीक है जी, या फिर जब हम कर रहे होंगे तो फिर भी उस समय भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट हम उस समय लेंगे वो 60 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लगभग जो करंट वैल्यू हो उसी के ऊपर हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्विटी में। ठीक है जी, द कंपनी शेल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ A और B एट द टाइम ऑफ ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इटसेल्फ। ऑब्वियसली जब हम दे रहे हैं उसी समय हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम आज की वैल्यू पे करेंगे या फिर हम उस दिन जो वैल्यू होगी उसके ऊपर करेंगे, और ये हमें लिखना पड़ेगा जी पहले ही। ठीक है जी, पहले ही हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कोई कहे जी उस दिन की वैल्यू पे दो या पुरानी पे दो, तो वो सब नहीं हो पाएगा। ये पहले ही लिखा होगा जब कन्वर्ट होगा तो किस वैल्यू पे होगा। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ये भाई साहब कंपनी बड़ी पसंद है हमारी इंस्टीट्यूट को ना, हर बार स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का क्वेश्चन जरूर डालती है। ये कब बनी थी, ये बनी जी 10 मार्च 2025 को। कैसे बनी थी, इंडियन कंपनी के उसमें बनी थी। ठीक है जी, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है इंदौर में और 6 डायरेक्टर हैं। इट डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाती है ये कंपनी। इट हैज़ अ फॉरेन सब्सिडी हैज़ इन जो कि कहाँ है, कोरिया में है। कब से है जी, 2023 से ही है ये भी। एन अकाउंटेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडी हैज़ इन्फॉर्म द सुमाना, इन्होंने हमें क्या बताया है कि ऑडिट जो है वहाँ पे जो है नेसेसरी नहीं है उनके यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो कह रहे हैं कि फ़ाइल कर देते हैं कंसोलिडेटेड 31 की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वैलिडिटी बताओ। तो वैलिडिटी आपको बता देता हूँ कि कुछ कंपनीज़ को छोड़ के ज़्यादातर के अंदर ये एप्लीकेबल है कि अगर आपकी कंपनी के ऊपर आपके देश के अंदर अलाउड नहीं है, यानी अलाउड नहीं मतलब कंपलसरी नहीं ऑडिट करना, तो आपको ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि जो फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको इंडियन कंपनी में होना चाहिए। दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं कोरियन कंपनी है, तो ये जो रिपोर्ट होगी वो इंग्लिश में बनी होनी चाहिए, यानी इसकी कॉपी इंग्लिश में ज़रूर हो। आइए फटाफट देख लेते हैं इसका प्रॉपर आंसर क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 4th प्रोविजन के अंदर ये दिया गया है, किसके, सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के। ये कहती है दैट अ कंपनी शेयर अट्रैक्ट्स अलॉन्ग विद हिज अटैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर अकाउंट ऑफ सब्सिडीज़। ठीक है जी, जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनके अकाउंट साथ में जोड़ने हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है जी, चाहे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, आपको उनकी साथ में अटैच करनी है। ठीक है जी, बाद में जब एक सर्कुलर आया था
कब आया था जी, 11/2015, डेटेड 21 जुलाई 2015 को। उसने इसको और क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई क्या दिया गया, किस चीज़ पे दिया गया कि वेदर अ कंपनी कवर्ड अंडर द अबव प्रोविजन कैन प्लेस फाइल अनऑडिटेड अकाउंट्स, ठीक है जी, ऑफ फॉरेन कंपनी इफ द ऑडिट ऑफ द फॉरेन कंपनी इज नॉट मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट इन द कंपनी where such foreign subsidy has been incorporated and such audit has not been conducted, ठीक है जी। जैसे कि ऊपर हमारा केस है कि अगर वहाँ पे कंपलसरी नहीं है ऑडिट कराना और हमने नहीं कराया तो क्या हमें मतलब क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छे से इन्होंने बताया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शॉर्ट में बता भी दिया था, ठीक है जी। इन्होंने क्लियरिफाई किया, क्या किया, इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज पर लीगल टर्म्स प्रेवलेंट, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, ठीक है, वहाँ पे नहीं है तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, द होल्डिंग पेरेंट कंपनी सॉरी द होल्डिंग पेरेंट कंपनी मे प्लेस फाइल सच अनऑडिटेड अकाउंट, अनऑडिटेड ही दे दो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हाउ एवर क्या क्या करना पड़ेगा, वुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, पहले तो भैया हमारी लैंग्वेज के अंदर हो, इंग्लिश के अंदर हो कम से कम। इफ़ द ओरिजिनल अकाउंट्स आर नॉट इन इंग्लिश, अगर नहीं है तो इंग्लिश में ही थे तो ठीक है। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, जो भी फॉरेन कंपनी का अकाउंट है उसको थोड़ा सा यहाँ के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो हमारे रूल्स है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके उसको उस फॉर्मेट में डाल के आप प्लेस कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके और एग्जैक्टली पढ़ लीजिएगा, मैंने ज़रा फटाफट आपके लिए पढ़ दिया। इन द व्यू ऑफ अबव क्या है जी, अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडी जो है उसको पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो, और दूसरा जहाँ तक हो सके उसके जो फॉर्मेट है उसको हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर जी, 2 क्वेश्चन हो गए जी हमारे, बहुत बढ़िया चल रहा है जी, देखिए स्पीड भी ठीक है। उम्मीद है आज हम इस कवर को इसी लाइव स्ट्रीम के अंदर पूरा कर लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पॉइंट क्या कहता है, एवरी कंपनी इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन एनुअल सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट फ्रॉम इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। देखिए भाई साहब, ये ट्रिक क्वेश्चन। अब क्या है कि इतने सारे ऑडिट की बात हो रही है तो हमें बिल्कुल लग जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर से लेंगे, लेकिन हम तो उसको जानते ही है क्योंकि हम तो CS कर रहे हैं। अगर हम CS करते हुए बात नहीं जानते ना तो ये सिन है, पाप है बहुत बड़ा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है CA, जबकि सेक्रेटरियल ऑडिटर होता है CS। तो भाई साहब हमारे लिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट पढ़ते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। चलिए जी, इन्होंने फटाफट बता दिया आपको कि 2 तरह के लॉज है जिसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट की जरूरत पड़ती है। पहला है कंपनीज एक्ट सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, और दूसरा भाई साहब जहाँ लिस्टेड कंपनी है उसकी रेगुलेशन 24A से भी। ये दोनों तो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छे से। क्यों? अरे भाई साहब इसके पैसे मिलते हैं ना हम CS को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2041 ऑफ सब कंपनीज एक्ट, ये क्या कहती है, रीड विद रूल 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेन्यूमरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014। ये कहते हैं कि इन पर्टिकुलर कंपनीज को अपनी रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट के साथ में क्या करना होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है। किस किस को? हर लिस्टेड कंपनी को, जो कंपनी लिस्टेड है। हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। एवरी पब्लिक कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ की टर्नओवर आ गई है जी। एवरी कंपनी जिसने लोन लिया हुआ है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कितना, 100 करोड़। इन सबको क्या देनी है, इन सबको देनी है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। ये तो होगी एक। और दूसरी जहाँ पे देनी होती है वो है रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015। ये क्या कहती है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया shall undertake secretarial audit and shall annex the secretarial audit report given by the company secretary in practice। ठीक है जी, किसने देगी, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। देख लो भाई साहब, अपॉर्चुनिटी है, इसके पैसे मिलते हैं इन फॉर्म 3 MR3, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द एनुअल रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी एज पर शेड्यूल। ये तो हमने देनी होती है, इसके साथ में ये भी देनी है, ठीक है जी। इसी रेगुलेशन के हिसाब से क्या होता है, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। कितने दिन में देनी होती है, 60 दिन के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है जी, जिसने दिमाग में 30 सितंबर बोला, भाई साहब बिल्कुल गलत कर रहे हो, 31 मार्च को खत्म होता है। और उसके 60 दिन के अंदर अंदर देना है, यानी 31 मई को नहीं देना, 30 मई को देना है भाई साहब।
ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात है, 60 दिन है, 2 महीने नहीं है। द एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट अपार्ट फ्रॉम द कवरेज ऑन द कंप्लाइज ऑफ लॉज, ठीक है, एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी एंड रिक्वायर्ड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑल द एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशन। ठीक है जी, क्या फ़र्क होता है जब हम इस वाली में देते हैं यानी सेबी वाली में, तो कंपनी लॉ के अलावा सेबी की जो भी गाइडलाइंस और सर्कुलर्स होती है उनकी कंप्लाइंस की भी रिपोर्ट देनी होती है। जबकि जब कंपनी लॉ में देते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी लॉ की कंप्लाइंसेस देते हैं। ठीक है जी, कंपनी लॉ में देते हैं सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 में, और सेबी में देते हैं 24A में। ठीक है जी, दस द स्टेटमेंट दैट एवरी कंपनी इज नॉट करेक्ट, ऑब्वियसली बात है, क्यों करेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि ये दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग है, एक रिपोर्ट जाती है एक जाती है कंपनीज एक्ट में, एक जाती है लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से, दोनों अलग अलग हैं। और दूसरा सबसे मेन बात क्या कि भाई साहब स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो होता है प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये उससे नहीं बनवानी है, ये हमसे बनवानी है। किससे? CS से। क्लियर है सर? आई होप ये वाला आंसर पढ़ के तो आपको मज़ा आया होगा, एक अपॉर्चुनिटी खुल रही है ना, फ्यूचर में हम इससे पैसे कमाएंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी डी पार्ट पढ़ लेते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या बताना है जी? एनी पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सब ले सकते हैं क्या? कैसे ले सकते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन से, मतलब ही नहीं उठता। जस्ट लाइक प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑन डिवेंचर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिटरी ट्रस्टी इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज वेयर द नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स डज नॉट एक्सीड 500। ठीक है, अमाउंट लाइन इन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व कैन बी यूज टू इशू द बोनस शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ये ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्या है? वैसे तो इन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा है इस बार, तो पिछली बार बड़ा अच्छा ट्रिक से पूछा था। ये जो इन्होंने लिख दिया ना एक्सीडिंग 500, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि 500 वाला जो प्रोविजन है ना, ये कहाँ पे है? ये है डिवेंचर्स में, और हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट की। ठीक है जी, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो बड़ी कंफ्यूजिंग सी होती है ना, मैच होती हुई, उनके लिए एक अच्छी सी कंपैरिजन टेबल ज़रूर बना लें। जैसे बोर्ड मीटिंग और AGM के प्रोविजन में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी तरीके से डिबेंचर और डिपॉजिट के भी बहुत सारे प्रोविजन मिलते जुलते हैं। चलिए इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लाइव स्ट्रीम लंबा हो रहा है, तो फटाफट चलते हैं, डी का आंसर पढ़ लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये है जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, सब कंपनीज ही कर सकती। ठीक है जी, जिसकी लिस्ट दी गई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट में, ठीक है जी, वो ही डिपॉजिट्स ले सकती है। कौन कौन ले सकती है? जिनकी नेटवर्थ हो 100 करोड़ और मोर, या फिर एनुअल टर्नओवर हो 500 करोड़ का या उससे ज़्यादा। ठीक है, और वो भी कब ले सकती है? जब कंसेंट ले लियो, ऑब्टेन प्रियर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। बोर्ड रेजोल्यूशन तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब, बोर्ड रेजोल्यूशन तो हमने आपस में सोच लिया, लेकिन जो मेंबर्स है पहले उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है ना जी, तो उनकी प्रियर कंसेंट चाहिए, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से। और इसको फाइल भी करना है, ऐसा नहीं कि स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर रख लिया और कर लिया। कब? कम से कम 30 दिन पहले, जब आप डिपॉजिट लेना चाहते हैं। ठीक है जी, इसीलिए दस पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन बाय फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये हमें याद दिला रहा है डिबेंचर्स के प्रोविजन। ऐसा नहीं है जी, ये प्रोविजन इसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपॉजिट ट्रस्टी, इट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। जिसको भी लेना है, ठीक है ना, छोटी मोटी कंपनी तो लेगी नहीं, वही लेंगी जो हमने पहले अभी पढ़ा, जिनको जो अलाउड है सिर्फ, यानी जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है या 500 का टर्नओवर है, और जो हमने भी पढ़ा। ठीक है जी, तो उन सब के लिए कंपलसरी है, चाहे कितने भी वो हो। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। एक भी होगा तो भी करना पड़ेगा। वो 500 वाला प्रोविजन किसके लिए है? डिबेंचर्स के लिए है भाई, भूल जाओ उसको, वो डिपॉजिटर्स पे नहीं है।
ठीक है जी, लास्ट पे आ जाते हैं। एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होल्ड फॉर द होल्ड डिपॉजिट इन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व शैल नॉट बी यूटिलाइज। भाई साहब किसी और पर्पज के लिए क्यों करेंगे, उसको जनरल में ही डाल देते नहीं तो, ठीक है ना। तो बोनस शेयर्स उस पर नहीं दिए जा सकते। क्लियर है जी, तीनों पॉइंट्स बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। आई होप आप सबके 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 20 नंबर कंफर्म हो गए। ये मैंडेटरी क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेबल रूल्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड रिफंड ऑफ डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड इन लेस देन 7 ईयर्स। तो अभी 7 साल नहीं हुए तो ऑब्वियसली बात है कि वो एस्क्रो अकाउंट में नहीं गया होगा, यानी जो 7 साल नहीं हुए तो वो इन्वेस्टर अवेयरनेस फंड में नहीं गया होगा, तो अभी तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसका ठीक से आंसर क्या है। चलिए जी, कहाँ कवर होता है जी, सेक्शन 124 में। ठीक है जी, व्हेन डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द कंपनी और नॉट क्लेम्ड, हमने नहीं भरा या फिर हमने भरा तो है, उन किसी क्लेम ही नहीं किया, कब तक, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, कब से, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगले 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर देने पड़ेगा ये सारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो रिमेन रह गया अनपेड और अनक्लेम्ड, हमने दिया नहीं या उसने लिया नहीं। क्यों, कहाँ पे करना पड़ेगा ये, स्पेशल अकाउंट में, जो कि हम एक शेड्यूल्ड बैंक के साथ खोलेंगे। ठीक है जी, जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो एनी मेंबर जिसके पैसे लेने बनते हो, ठीक है ना जी, वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कंपनी से केस सेक्शन में 124 अंडर सबसेक्शन 4। वो कह सकता है जी मेरी पेमेंट कर दो अनपेड डिविडेंड की। कब तक कर सकता है, 7 साल के अंदर अंदर। और 7 साल के बाद क्या होता है हमें पता है, वो कहाँ चला जाता है, इन्वेस्टर अवेयरनेस फंड के अंदर, फिर कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो सेक्शन 124(3) लग जाएगा कंपनीज एक्ट का, और जो भी डिफ़ॉल्ट हम कर रहे हैं उस पर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या होगा एक बार पढ़ लेते हैं सर, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ते। इफ़ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अमाउंट रिलेटेड एंड एनी पार्ट देयर ऑफ, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा, टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट बीइंग ट्रांसफर टू द सेव अकाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। शेल इंश्योर द बेनिफिट, ये बेनिफिट्स मेंबर्स को मिलेगा जब वो बाद में क्लेम करेंगे। चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन अनपेड फॉर और अनक्लेम्ड फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर 7 साल तक नहीं किया तो उसको कहाँ डाल देंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्लियर है सर। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी पढ़ लेते हैं, बड़ी लंबी होने वाली है लगता है वीडियो। हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बीच बीच में मेरे से कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं कुछ एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन के लिए ना हम बाद में अलग से एक लाइव रख लेंगे, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बार बार बोलूँगा तो फिर काफ़ी देर लग जाएगी। जुबलिएंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम अपनी किताबें जो है ना आज से रखा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर दिया इन्होंने जी। तो एक क्वेरी आई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग, क्या बताया हमें कि इसके बारे में हमें इंटीमेट भी करना पड़ता है क्या कुछ इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को। हाँ जी बिल्कुल, हमें उन्हें बताना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर बातें बतानी होती है कि भाई किसके थ्रू हम ये काम करा रहे हैं, किसके साल के लिए रखेंगे। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर ठीक से पढ़ लेते हैं, ये तो हमने जनरली एक बार डिस्कस कर ली। हाँ जी, तो देखिए क्या क्या हमें इंटीमेट करना पड़ता है। एक तो जी नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, किसके थ्रू हम ये करा रहे हैं, अपनी किताबों को डिजिटली जब क्लाउड पे रखेंगे तो किसके थ्रू रखवाएंगे। इंटरनेट पोर्टल का एड्रेस किसका जी, सर्विस प्रोवाइडर का, वो हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम इनके थ्रू करा रहे हैं और ये हमारा आईपी एड्रेस रहने वाला है। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है ये हमें ज़रूर बोले, अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आपका इन हाउस है तो फिर नहीं देना पड़ता है बात है। वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड, अब क्लाउड पे रखा हुआ है जी। तो सच एड्रेस भी जो सर्विस प्रोवाइडर का है और जो क्लाउड का एड्रेस है वो भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है जी।
इसके अलावा ये हमें कहाँ देना होता है जी, एनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, आरओसी के अंदर ये इंटीमेशन देनी पड़ती है और हर साल देनी पड़ती है ताकि उन्हें पता लगता है कि आपने चेंज नहीं करा है। अब वो ये क्या है कि वो बंदा इंडिया के बाहर का है, सॉरी वो जो है इंडिया के बाहर का है, ठीक है ना। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके कंट्रोल में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहने वाली है, ठीक है जी, इंडिया में जो उसका बंदा है जो ये सब नोटिस करेगा, उसका एड्रेस भी हमें साथ में देना पड़ता है। तो सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस देना है, नेम देना है, इंटरनेट पोर्टल का एड्रेस देना है, लोकेशन देनी है, ठीक है जी। अगर क्लाउड पे है तो क्लाउड सर्वर का एड्रेस या लिंक प्रोवाइड करना है, और साथ में अगर वो इंडिया से बाहर का सर्विस प्रोवाइडर है तो इंडिया में जो उसका बंदा है जो ये सब नोटिस करने वाला है, ये सब हैंडल करने वाला है, उसका एड्रेस भी साथ में देना है। ये 5 चीज़ें हमें आरओसी को इंटीमेट करनी पड़ती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने अकाउंट्स चलाते हैं। क्लियर है सर? बड़ा आसान सा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे भी आसान और स्कोरिंग भी होता है। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं फटाफट। अब चिराग लिमिटेड ने क्या किया है, अपना टर्नओवर अचीव कर लिए 30 करोड़ का, ठीक है जी, 31 मार्च को। तो सीईओ ऑफ द कंपनी ये डिलेमा में है कि कॉस्ट ऑडिट, ओ भाई साहब, हमेशा मैं क्लास में कहता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछेंगे, लेकिन देखिए इस बार पूछ लिया। तो एग्जामिनर्स भी जो है ना हमें सरप्राइज कर रहे हैं। वुड एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि आप भी हमें कुछ एडवाइस दे दो, कि अब देखो कितना समझदार है एग्जामिनर भी। वो ये नहीं कह रहा एज अ सीएसओ, वो कह रहा है एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट दे दो। तो चलिए सर पढ़ लेते हैं, ये मेरे को सच में नहीं आता था क्योंकि मैं हमेशा सबको यही कह रहा था कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 85(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रील विद रूल 10 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज रेगुलेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, ठीक है, द एंट्रीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द कंपनी। अरे ये क्या आ गया है भाई, ओह माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, 2A था लाइव में ऐसी गलतियां हो जाती है जब हम लाइव कर रहे होते हैं ना अक्सर। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये था, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, नेगोशिएशन, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, NBK लिमिटेड हैज सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ 200 lakhs का हमें भाई साहब टर्म लोन मिल गया। कब मिला? 10 मार्च 2023। चार्जेस आर क्रिएटेड 12 मार्च को बना दिया था हमने। से जो सियानी, हमारी एक बड़ी सियानी सी सीनियर मैनेजर है, सियानी, वाह क्या बात है, इन्होंने एक एंट्री कर दी रजिस्टर ऑफ चार्ज में 19 मार्च को। सियानी बिलीव द रजिस्टर अबव शेल हैव टू बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 5 years, 5 साल तक बनाना पड़ता है जी, गलत कह रही है जी, हमेशा बना के रखना पड़ता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, इसको 12 साल नहीं 8 साल करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। ऑफर योर कमेंट। तो आप देखिए जो इतनी लंबी छोटी बातें की ना, डिस्कशन, नेगोशिएशन, सबमिशन, इन्फॉर्मेशन, ये सब बेकार है, आपको सिर्फ घुमा रहे हैं, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ ये बता रहे हैं कि चार्जेस का जो रजिस्टर होता है वो कितने टाइम रखना होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने टाइम पर रखना होता है। चलिए फटाफट इसका कुछ आंसर ले लेते हैं। तो सेक्शन द 85(1) ऑफ कंपनीज एक्ट रीड विद रूल 10(2) ऑफ कंपनीज रेगुलेशन ऑफ चार्ज रूल्स 2014। तो ये क्या कहता है? द एंट्रीज ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द कंपनी शैल बी मेड forthwith आफ्टर द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज एज द केस में भी, ठीक है जी। वहाँ पे एंट्री करते हैं, कब करते हैं? जब चार्ज बनाते हैं या चार्ज को मॉडिफाई करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो सियानी ऑट टू मेक एंट्री, तो उसको रजिस्टर ऑफ चार्ज के अंदर ये एंट्री करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में करनी पड़ेगी? CHG 7 forthwith आफ्टर क्रिएशन ऑफ द सेम ऑन 12 मार्च को जब बनाया उसके बाद कर लेगी। तो सेक्शन 85(1) रीड विल रूल 2, देखा यही मेन है। मैं कह रहा था बाकी सारी बातें कितने का था कैसा था सब बेकार है। क्या करना है? द रजिस्टर ऑफ चार्ज विल बी प्रिजर्व परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ चार्ज तो भाई साहब आपको कभी डिस्ट्रॉय करना ही नहीं होता, आपसे जितना भी पुराना मांगा जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज मॉडिफाइड देयर आफ्टर, जिस इंस्ट्रूमेंट पे यानी जिस कागज़ पे, जिस डील पे, जिस डीड पे, जिस भी फॉर्म के अंदर हमने ये चार्ज क्रिएट किया था या मॉडिफाई किया था, इसको कितने समय के लिए रखना होता है? 8 साल के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये मेरे से हो जाता है लाइव जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो अक्सर मैं आंसर से पहले आंसर बोल देता हूँ, निकल जाता है मुझसे यार। चलिए सिंपल सा छोटा सा आंसर था, बहुत बढ़िया। और
ये पढ़ते ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने गलती से 2A का C पढ़ लिया था, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें से क्वेश्चन 2 ही चूज़ करना भाई, वही मुश्किल था ये आसान है। चलिए डी पे आ जाते हैं जी। तो ये कह रहा है दिप बॉय लिमिटेड हैज़ क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है जी, रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं, तो हम सबको तो पता ही है एक बार में 30 दिन और मैक्सिमम 45 दिन के लिए बंद किया जा सकता है। क्या बात है, आंसर आधा लगता है मेरे को यहीं आ गया होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्ड कब किया था जी? मई 2023 में भी कर दिया था, जुलाई में भी कर दिया था। ठीक है जी, 14 दिन और 16 दिन, 30 दिन के लिए तो बंद हो गया जी, 15 दिन ही रह गए। तो प्रकाश क्या कह रहे हैं हमें कि भाई एक बार ना और बंद कर दो। ठीक है जी, तो 20 दिन के लिए बंद कर दो। 20 दिन के लिए कर ही नहीं सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या करना चाहते हैं? अच्छा, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। ये देखिए भारी भारी वर्ड डाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सिर्फ आपको एनालाइज करना है कि भैया एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन का आंसर तो मैं बोल ही चुका हूँ कि मैक्सिमम 45 दिन कर सकते थे, वो टाइम पीरियड से ज़्यादा करना चाह रहा है, नहीं कर पाएगा। चलिए वो फटाफट देख लेते क्या इसका मॉडल आंसर है। तो ये क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, सेक्शन 91(1) ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर हमें बंद करने हैं किसी भी पीरियड के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट क्या होना चाहिए? 45 डेज। एक साल में 45 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते एक साल में, और एक बार में 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते जी। तो 30 दिन तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और मतलब लगातार नहीं किए थे, एक बार 16 एक बार 14 किए थे। ठीक है, ओके। द प्रीवियस नोटिस, 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है जी। किसको देना पड़ता है? सेबी को देना पड़ता है कि जी रजिस्टर बंद है। इन दिस केस, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? विमो लिमिटेड हैज़ क्लोज 14 दिन और 16 दिन पहले ही कर चुके हैं जी, जो कि हमने पढ़ाई है, यानी कि ओके। तो यहाँ तक तो प्रिस्क्राइब लिमिट में था, 30 दिन लगातार भी नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो दोबारा करना चाहते हैं बंद। दोबारा कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। तो वो कितने हो जाएंगे? 50, जो कि क्या लिमिट से ज़्यादा है। हैंस द प्रपोजल ऑफ प्रकाश इज नॉट वैलिड। सिंपल, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। बाकी बातें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह घुमाने की कोशिश थी, अगर आप घूम गए तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 45 दिन के लिए मैक्सिमम कर सकते हो, तो वैलिड नहीं था। बड़ा सिंपल, बहुत सीधा आंसर। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें 3 नंबर नहीं लिए ना आपने, बेकार है भाई सब CS करना। चलिए इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं। सॉरी, अब थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ आस्था लिमिटेड आर प्रेजेंटली हेल्ड जॉइंटली। किनके पास है? अमन, रमन एंड शर्मन। वाह क्या नाम है। देयर नेम्स आर अपीयरिंग इन द शेयर सर्टिफिकेट इन दिस ऑर्डर। इसी ऑर्डर में लिखे गए। द जॉइंट शेयर होल्डर वॉन्ट टू ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं। वेरी नाइस, ये नाम चेंज करना चाहते हैं। और नाम बदल के कैसे करना चाहते हैं? पहला पर्सन हो जाए रमन, दूसरा हो जाए शर्मन, तीसरा हो जाए अमन। ठीक है जी, इन 200 शेयर्स। ठीक है, अब बस प्रोसीजर बताओ, बड़ा सिंपल है भाई साहब, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो फुल पार्ट शेयर्स करते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं लगता, कोई डीड कुछ नहीं, एवरीथिंग लाइक जैसा था ऐसे ही एक रिक्वेस्ट पे हो जाता। लेकिन क्योंकि ये पार्ट में बदल रहे हैं ना, तो फिर इनको डीड लगानी पड़ेगी, यानी 200 में बदलना है, बाकी में नहीं बदलना। ठीक है, इसका कोई खास महत्व भी नहीं है, मतलब कंपनी के लिए नहीं है, उनके लिए हो सकता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आंसर है क्या। हमारी तुक्केबाजी तो हो गई। केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डिंग क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा बंदा चाहे तो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको ऑल्टर कर दो, रीअरेंज कर दो, जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इन दिस प्रोसेस देयर विल बी नीड फॉर इफेक्टिंग कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय देम। ठीक है, वो चेंज करना चाहते हैं। इफ द कंपनी प्रोवाइड इन द आर्टिकल that the senior most among the joint holder will be recognized for all purpose like service of notice, copy of balance sheet, profit and loss, voting at meeting, etc. The request of transposition may be duly considered and approved by the board or authorized officer of the company. ठीक है जी, वो अगर जैसे करते ही है, ये सबके उसमें होता ही है, इसमें इन्होंने लिख दिया इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं होते। अगर आपके जो भी मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट हम उसी को कहते हैं जिसका नाम सबसे पहले होता है, उसी को कॉपी ऑफ नोटिस दी जाएगी, बैलेंस शीट दी जाएगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसी को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। तो फिर हमें एक ऑथराइज, तो फिर अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस नो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द शेयर्स टेक प्लेस इन सच ट्रांसपोजिशन। ठीक है, हमारी तरफ से तो हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, the question of insisting on filing transfer deed with the company
मे नॉट बी अराइज, क्योंकि किसी और को थोड़ी दिया है, इसलिए कोई भी ट्रांसफ़र डीड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ट्रांसपोजिशन के अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम्स ऑफ शेयर होल्डर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर डज नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। कोई अलग से ट्रांसफ़र का इंस्ट्रूमेंट यानी SH4 भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो वही के वही हैं, सिर्फ अपने नाम को ऑर्डर ही बदल रहे हैं। द स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफिकेशन भी है कि देयर इज नो नीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ नेम। ठीक है, जैसा हमने पहले ही बता दिया कि कोई डीड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल सी रिक्वेस्ट दीजिए और आपका ये काम कर दिया जाएगा। ठीक है जी, लेकिन किस केस में नहीं है? इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ होल्डिंग एक्सक्लूडिंग द ट्रांसफर डीड विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन क्योंकि एक पार्ट को किया जा रहा है, इसलिए इस केस में ट्रांसफर डीड ली जाएगी। चलिए, मेरे को लगता है आज के लिए हम काफ़ी कवर कर चुके हैं। कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, यार थोड़ी सी नींद भी आ रही है। सो आप सब रेडी रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सेव कर लो यार, काम आएगी, पेपर आने ही वाले हैं। ओके, गुड नाइट।